आज हम एक बहुत ही कमाल की किताब पर बात करने वाले हैं, जोसेफ लुसियानी की द पावर ऑफ सेल्फ कोचिंग। और ये किताब एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है। हम अपनी जिंदगी में एक ही जगह अटके हुए क्यों महसूस करते हैं? मतलब ऐसा क्यों लगता है कि बदलना तो चाहते हैं पर बदल नहीं पाते? और इस सवाल का जो जवाब ये किताब देती है वो बहुत शक्तिशाली है। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि बदलाव कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक चुनाव है, एक विकल्प। अच्छा। हम में से कई लोग खुद को हालात का मारा हुआ समझते हैं, एक विक्टिम मोड में जीते हैं। लेकिन किताब कहती है कि हमारी ज्यादातर नाखुशी बाहर से नहीं आती, वो हमारी अपनी ही पाली पोसी नकारात्मक आदतों का नतीजा होती है। किताब एक बहुत दिलचस्प बात से शुरू होती है, जिसे वो मेडिकल मॉडल कहते हैं। हाँ, यानी हम अपनी मानसिक परेशानियों को भी सर्दी बुखार जैसी बीमारी की तरह देखने लगे हैं। हम सोचते हैं कि हम मरीज हैं और हमें कोई इलाज चाहिए। लेकिन ये किताब इस पूरी सोच को ही चुनौती देती है। बिल्कुल। और ये सोच अपने आप में एक बहुत बड़ी आजादी है। सोचिए, सालों से जो चिंता या डर आपको खाए जा रहा है वो कोई दिमागी बीमारी नहीं, बल्कि एक आदत है। हाँ, बस एक बुरी आदत है, जैसे नाखून चबाना। और आदतें तो बदली जा सकती हैं, तोड़ी जा सकती हैं। सारी ताकत किसी थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास नहीं, वो आपके अपने हाथ में है। अगर कोई चीज सीखी जा सकती है तो उसे भुलाया भी जा सकता है। अच्छा, ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब हमारी लगभग सारी परेशानियां एक ही जगह से शुरू हो रही हैं, आदतें। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अगर ये सब आदतें हैं तो इनकी जड़ क्या है? ये आती कहां से हैं? किताब के मुताबिक तो इन सब की एक ही जड़ है। वो जड़ है असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। ये सिर्फ आत्मविश्वास की कमी नहीं है, ये एक गहरा झूठा विश्वास है कि हम जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के काबिल ही नहीं है। और इसकी शुरुआत अक्सर बचपन में मिले किसी असली या काल्पनिक मानसिक घाव से होती है। किताब में लेखक ने अपना एक बहुत ही निजी किस्सा बताया है। जब वो सिर्फ 9 साल के थे तो उन्होंने अपने पिता को नर्वस ब्रेकडाउन के बारे में बात करती सुना। एक बच्चे के तौर पर उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया, तो उन्होंने अपने पिता से पूछा। उनके पिता ने मजाक में कह दिया, अरे उसमें कुछ नहीं होता, बस सफेद कोट वाले लोग आते हैं और तुम्हें एक सीधी जैकेट पहनाकर ले जाते हैं। और सोचिए, एक 9 साल के बच्चे के दिमाग पर इस बात का क्या असर हुआ होगा। उनके लिए एक भयानक तस्वीर बन गई। ये एक उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी बिना सोचे समझे कही गई बात भी बच्चे के मन में डर का बीज बो सकती है। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरी कहानी है, कैथोलिक स्कूल वाली, वो तो असुरक्षा की जड़ को और भी गहराई से समझाती है। हाँ, वो कहानी तो कमाल की है। स्कूल के एक पादरी ने सभी लड़कों को एक अजीब सी चेतावनी दी। हाँ। उन्होंने कहा कि सोते समय तुम्हारे हाथ हमेशा कंबल के ऊपर होने चाहिए, क्योंकि कंबल के नीचे हाथ रखना पाप का अवसर है। इसका क्या मतलब निकालेगा? लेखक इस बात को लेके इतने डर गए कि उन्हें लगा कि वो अपनी आत्मा को पाप से बचा ही नहीं पाएंगे। बाप रे। वो महीनों तक इसी चिंता में डूबे रहे। रात रात भर जागकर ये पक्का करते थे कि कहीं नींद में उनका हाथ कंबल के नीचे न चला जाए। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बचपन की छोटी छोटी गलत फहमियां, जिन्हें बड़े लोग शायद नोटिस भी न करें, हमारे अंदर असुरक्षा के गहरे बीज बो सकती हैं। हमें लगने लगता है कि हम स्वाभाविक रूप से खराब हैं या कुछ सही नहीं कर सकते। तो ये असुरक्षा हमें अंदर से कमजोर महसूस कराती है, और इस कमजोरी के जवाब में हमारा दिमाग एक हथियार इजाद करता है, और वो है हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश। किताब 2 तरह के नियंत्रण में एक बहुत ही जरूरी फर्क बताती है। जी, ये समझना बहुत जरूरी है। पहला है हालात पर आधारित नियंत्रण, मतलब सिचुएशन बेस्ड कंट्रोल। और दूसरा है असुरक्षा पर आधारित नियंत्रण, इनसिक्योरिटी बेस्ड कंट्रोल। ठीक है, तो हालात पर आधारित नियंत्रण क्या हुआ? ये सुनने में तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। ये पॉजिटिव ही है। ये असलियत पर आधारित है, पथ्यों पर। इसका मतलब है कि आप असल खतरे को देखकर एक समझदारी भरा कदम उठाते हैं। लेखक अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे वो एक बार नाव में थे और भयानक तूफान आ गया, बिजली कड़कने लगी। अच्छा। उन्होंने देखा कि बिजली पानी में गिर रही है, तो उन्होंने नाव से कूदकर पास के छिछले पानी में खड़े होने का फैसला किया, जहां पानी सिर्फ घुटनों तक था। ये एक सोचा समझा जान बचाने वाला कदम था। ये है हालात पर आधारित नियंत्रण। और दूसरी तरह का नियंत्रण जो असुरक्षा से पैदा होता है, वही असली समस्या है। असुरक्षा पर आधारित नियंत्रण का मतलब है अपनी जिंदगी को अपने अंदर के डरों, शक और कल्पनाओं के आधार पर चलाने की कोशिश करना। ये बाहरी दुनिया के बारे में नहीं है, ये हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया के बारे में है।
किताब में किम नाम की एक नई टीचर का उदाहरण दिया गया है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, किम की कहानी। वो अपनी पूरी जिंदगी एक स्टार परफॉर्मर रही। हमेशा ए ग्रेड, सबकी चहेती, सब कुछ उसके कंट्रोल में था। लेकिन फिर उसकी नौकरी एक ऐसे स्कूल में लगी जहाँ के बच्चे मुश्किल थे, वो उसकी सुनते नहीं थे। अचानक उसका सालों पुराना कंट्रोल का सिस्टम फेल हो गया। और नतीजा? उसे पैनिक अटैक आने लगे। बिल्कुल सही। किम की पुरानी रणनीतियां, जैसे सबका चहेता बनना या बहुत मेहनत करके सब ठीक कर देना, उस क्लासरूम में काम नहीं कर रही थीं। और जैसे ही नियंत्रण हाथ से फिसला, उसकी अंदर की असुरक्षा हावी हो गई। उसे लगा कि वो खुद को संभाल नहीं पाएगी, कि सब कुछ बिखर जाएगा। और इसी डर ने पैनिक अटैक का रूप ले लिया। असली समस्या वो नौकरी या वो बच्चे नहीं थे। असली समस्या थी नियंत्रण खोने का उसका अपना डर। एग्जैक्टली। लेकिन एक मिनट, ये जो असुरक्षा पर आधारित नियंत्रण है, ये तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे हम सब यही करते हैं। अपने डर के हिसाब से फैसले लेना तो आम बात है। इसमें असल समस्या क्या है? सवाल बहुत अच्छा है। समस्या ये है कि नियंत्रण हमें सुरक्षित महसूस कराने के बजाय हमारी दुनिया को और छोटा कर देता है। हम उन चीज़ों से बचने लगते हैं जिनसे हमें डर लगता है। हम नई चीज़ें ट्राई नहीं करते, हम रिश्ते बनाने से डरते हैं, हम रिस्क लेने से कतराते हैं। ये नियंत्रण असल में एक पिंजरा बन जाता है जिसे हमने खुद अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। तो ये जो असुरक्षा से पैदा हुई कंट्रोल करने की जिद है, ये असल में दिखती कैसी है? मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये किन आदतों का नकाब पहन कर आती है? किताब में दो बहुत ही आम चेहरों की बात की गई है और मुझे यकीन है कि हर कोई इनमें से किसी एक से तो जरूर रिलेट करेगा। पहला है चिंता करना। किताब में चिंता के लिए एक शानदार मिसाल दी गई है। वो कहते हैं कि चिंता करना कबूतरों को दाना डालने जैसा है। शुरू में आप कुछ दाने डालते हैं तो एक दो कबूतर आते हैं। आपको लगता कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आपका पूरा आंगन कबूतरों से भर जाता है और हर तरफ गंदगी होती है। चिंता भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। एक छोटा सा चिंता का ख्याल असुरक्षा को दाना डालता है और फिर वो असुरक्षा और ज्यादा चिंता वाले ख्यालों को खींच कर ले आती है। ये बात मुझे थोड़ी खटक रही है। क्या चिंता हमेशा ही बुरी होती है? थोड़ी बहुत चिंता तो हमें काम करने के लिए या तैयारी करने के लिए प्रेरित भी तो करती है ना? अगर इम्तिहान की चिंता ही ना हो तो कोई पढ़ेगा क्यों? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और किताब इसी कंफ्यूजन को दूर करती है। वो सरोकार यानी कंसर्न हाँ। और चिंता यानी वरी में फर्क करती है। सरोकार रचनात्मक होता है, ये तथ्यों पर आधारित होता है। जैसे बाहर ट्रैफिक बहुत है इसलिए मुझे मीटिंग के लिए जल्दी निकलना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नजरिया है। सही है। आप एक संभावित समस्या देखते हैं और उसका हल निकालते हैं। और चिंता विनाशकारी होती है। ये तथ्यों पर नहीं, कल्पना पर आधारित होती है। ये क्या होगा अगर वाली सोच है। क्या होगा अगर मैं लेट हो गया, बॉस क्या सोचेंगे, क्या होगा अगर मेरा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, फिर मैं क्या करूंगा। ये सवालों की एक ऐसी अंतहीन लड़ी है जिसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि ये सब कुछ अभी हुआ ही नहीं है। ये बस अनहोनी की आशंका में जीते रहने की एक आदत है जो हमें पंगु बना देती है। समझ गया। और इस नियंत्रण का दूसरा चेहरा है परफेक्शनिज्म, यानी हर काम को बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट करने की चाह। ये तो पहली नजर में एक अच्छी क्वालिटी लगती है। कौन नहीं चाहेगा कि उसका काम परफेक्ट हो? ऊपरी तौर पर ये अच्छा लगता है, लेकिन किताब कहती है कि यह दुखी होने का एक पक्का नुस्खा है। परफेक्शनिज्म का असली मकसद उत्कृष्टता हासिल करना नहीं होता। इसका असली मकसद होता है असुरक्षित महसूस करने से बचना। अच्छा। में कोई कमी निकल गई तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे या मैं नाकाबिल साबित हो जाऊंगा। ये हर चीज में खामियों को खत्म करने की एक जिद है ताकि आलोचना की कोई गुंजाइश ही न बचे। लेखक ने अपनी 11 साल की उम्र का एक किस्सा बताया है जो वो एक मॉडल जहाज बना रहे थे। मुझे लगता है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, वो कहानी परफेक्शनिज्म के जाल को दिखाती है। उन्हें जहाज बनाने में बहुत मजा आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो मजा उसे जल्दी और बिल्कुल सही बनाने की जिद में बदल गया। उन्होंने गोंद सूखने का इंतजार नहीं किया और जहाज का मस्तूल लगा दिया जो जाहिर गिर गया। इस घबराहट और जल्दबाजी में उनके हाथ से गोंद का एक धब्बा डिग पर लग गया। बस उस एक छोटे से धब्बे ने उनके लिए पूरे मॉडल को बर्बाद कर दिया। उन्होंने गुस्से में उस पूरे जहाज को उठाकर फेंक दिया। सिर्फ एक धब्बे की वजह से? ये तो बहुत एक्सट्रीम है। बिल्कुल, क्योंकि एक परफेक्शनिस्ट के लिए
एक छोटी सी खामी पूरी चीज को खत्म कर देती है। ये सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच है। अगर मॉडल 100% परफेक्ट नहीं है तो वो 0% है, यानी पूरी तरह बेकार। कोई बीच का रास्ता नहीं होता। ये सोच रिश्तों में, काम में, हर जगह दुख देती है। आप एक छोटी सी गलती की वजह से अपनी पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर असुरक्षा की जड़ें हैं जो हमें हर चीज को नियंत्रित करने के लिए उकसाती हैं, और ये नियंत्रण फिर चिंता और परफेक्शनिज्म जैसी आदतों के रूप में हमारी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। इसे तोड़ें कैसे? इसे तोड़ने का तरीका है उस चीज को चुनौती देना जिसे किताब रिफ्लेक्सिव थिंकिंग कहती है। ये हमारे दिमाग का एक तरह का ऑटो पायलट है जो सालों के डर और असुरक्षा से प्रोग्राम हो चुका है। जैसे ही कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, ये ऑटो पायलट सीधा पैनिक बटन दबा देता है, बिना सोचे समझे। हमें इस ऑटो पायलट को बंद करके मैनुअल कंट्रोल वापस लेना सीखना होगा। और ये मैनुअल कंट्रोल हम वापस कैसे लेंगे? इसका सबसे कारगर तरीका है तथ्य और कल्पना के बीच फर्क करना सीखना। जब भी दिमाग में कोई चिंता वाला या डर वाला ख्याल आए, तो रुककर खुद से एक सवाल पूछना है। जिस बात से मैं परेशान हूं, क्या वो एक ठोस तथ्य है या वो मेरी असुरक्षा द्वारा बनाई गई एक डरावनी कहानी है? मैं इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे किताब में एक दिया गया है, रिफ्लेक्सिव सोच। मैं अब दोबारा स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत अच्छा उदाहरण है। अब यहाँ ऑटो पायलट क्या कह रहा है? तुम बहुत बूढ़े हो। लेकिन क्या ये एक तथ्य है? तथ्य ये है कि किसी भी उम्र के लोग स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं। तो फिर कल्पना क्या है? कल्पना वो डर है जो इसके पीछे छिपा है। सही। तो सच्चाई पर आधारित सोच ये होगी, सच तो ये है कि मुझे डर लग रहा है कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा या बाकी जवान छात्रों से पीछे रह जाऊंगा, लेकिन मुझे इस डर को अपनी जिंदगी का फैसला करने देने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने डर को स्वीकार करने और फिर भी आगे बढ़ने के बारे में। डर को नकारना नहीं, बल्कि उसे पहचानना और कहना कि तुम मेरे इंचार्ज नहीं हो। बिल्कुल। लक्ष्य है असुरक्षा के उस शोर को सुनना बंद करना और अपनी उस स्वाभाविक क्षमता पर भरोसा करना शुरू करना जो हम सब में जिंदगी को संभालने के लिए होती है। ये उस कठोर, काबू में रखने वाले जीवन से निकलकर एक सहज विश्वास की ओर बहने जैसा है। किताब के मुताबिक खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर से पकड़ते हैं। ये वो चीज है जिसे आप अपने अंदर से इन रुकावटों को हटाकर आजाद करते हैं। वाह! तो हमने बात की कि कैसे असुरक्षा की गहरी जड़ें होती हैं जो नियंत्रण की जरूरत पैदा करती हैं, और फिर ये जरूरत चिंता और परफेक्शनिज्म जैसी आदतों में ढलकर हमारी जिंदगी को चलाने लगती है और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। इस पूरी चर्चा से जो एक आखिरी और सबसे जरूरी विचार सामने आता है, वो है विकल्प का। जब हम इन ऑटो पायलट वाले विचारों के चंगुल में होते हैं, तो ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। चिंता होती है तो चिंता करनी ही है, काम परफेक्ट नहीं हुआ तो गुस्सा आना ही है। लेकिन किताब का तर्क है कि हर पल, हर रिएक्शन से पहले एक छोटा सा फासला होता है और उसी फासले में हमारा विकल्प छिपा होता है। लेखक के मॉडल जहाज की कहानी इसका एक बड़ा उदाहरण है। एक 11 साल के बच्चे के रूप में उन्हें लगा कि उस गोंद के धब्बे के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं था। परफेक्ट नहीं तो सब बर्बाद। लेकिन एक वयस्क के रूप में उन्होंने सीखा कि जिंदगी में लगे धब्बों को असफलता के रूप में नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में भी देखा जा सकता है। तो सोचने वाली बात यह है, जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं, जब हमारी अपनी जिंदगी में कोई धब्बा लगता है, कोई कमी आती है, कोई गलती होती है, तो क्या हम उसे एक तबाही के रूप में देखते हैं जो सब कुछ बर्बाद कर देती है, या हम उसे अपने विकास और सीखने की बड़ी कहानी का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं? यही विकल्प जब बार बार हर दिन चुना जाता है, तो असल में वो जिंदगी बनाता है जो हम सच में जीना चाहते हैं।